तो क्या तुम गोली चलाओगे? आवाज किसी धारदार चाकू की तरह थी। कश्मीर में पुंछ की जमी हुई रात की हवा को एक ही झटके में चीर देने वाली ठंडक और तीखापन उस आवाज में था। यह आवाज एक महिला की थी जो नियंत्रण रेखा एलओसी की बाढ़ के पार दुश्मन के इलाके की ओर पीठ करके खड़ी थी। धुंधली चांदनी में उसका सिलहूट अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दबदबा था मानो वह पूरी सप्तऋषि डिवीजन को हुक्म दे रही हो। कौन हो तुम? हिले तो गोली मार देंगे, जल्दी अपनी पहचान बताओ। इंसास, राइफल पकड़े। नायक राम सिंह की आवाज बकरी की तरह कांप रही थी। उसके बगल में खड़े लांस नायक अर्जुन कुमार ने गुस्से में मुंह बनाते हुए एक गाली निगल ली। उसकी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 2 महीने बचे थे और यह उसकी सैन्य सेवा का सबसे बेतुका पल था। एक आम नागरिक, वह भी एक जवान औरत, वह यहां तक कैसे पहुंची, यह भी एक सवाल था। लेकिन यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा था? जब तक पहचान की पुष्टि नहीं हो जाती, एक कदम भी मत हिलना। हमारे आदेश की अवहेलना करने पर हम गोली चला देंगे। लांस नायक ने अपनी तरफ से नियमों के अनुसार चिल्लाया, लेकिन उस महिला ने उपहास से होंठ सिकुड़ लिए। गोली चलाओगे? क्या तुम लोगों ने अपनी राइफलें लोड भी की हैं? तुम्हारा सेफ्टी कैच तो सेफ पर लगा हुआ लगता है। क्या क्या बकवास है? दोनों सैनिकों की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। महिला की बात सही थी। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। यह सोचकर उन्होंने रात की ड्यूटी पर कभी भी अपनी राइफल को फायरिंग मोड पर नहीं रखा था। यह एक झंझट का काम लगता था और उन्हें लगा था कि इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में कोई घुसपैठिया? यह उनकी लापरवाही थी और उस लापरवाही को उस अजनबी महिला ने सटीकता से भांप लिया था। अगर यहां गोली चली तो सबसे पहले पहुंचने वाली 5 मिनट की क्विक रिएक्शन टीम QRT इस समय क्या कर रही होगी? गर्म बैरक में टीवी देख रही होगी या मैगी बना रही होगी? महिला की आवाज में मजाक और तिरस्कार भरा हुआ था। नायक राम सिंह को अब डर लगने लगा था। यह औरत कोई आम इंसान नहीं थी। हो सकता है कि वह सीमा पार से आई कोई विशेष एजेंट हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आदेश, पहचान, गोली चलाना, सालों से रटे हुए सीमा सुरक्षा के नियम उसके दिमाग में उलझ गए थे। वहीं रुको, सच में गोली मार दूंगा। चलाओ, चलाकर दिखाओ। देखते हैं कि तुम्हारे ट्रिगर दबाने से पहले मेरे हाथ का यह पत्थर तुम्हारे माथे पर लगता है या तुम्हारी बंदूक से पहले आग निकलती है। महिला ने लापरवाही से अपने पैरों के पास से एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाने लगी। उसके इस शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज ने लांस नायक और नायक को पूरी तरह से दबा दिया था। यह एक असली मुकाबला था, कोई अभ्यास नहीं। लेकिन उनके शरीर हिल नहीं रहे थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वे बस उस महिला से निकल रही आत दाव करने वाली आभा के नीचे सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। लानत है, भारत की अग्रिम पंक्ति की रक्षा करने वालों की यह हालत है। महिला ने अफसोस जताते हुए हाथ का पत्थर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे बाड़ के नीचे एक छोटे से छेद से फेंक दिया। धातु की कोई चीज खनकती हुई चौकी के फर्श पर लुढ़की। यह देखो और अपने सीधे अफसर को रिपोर्ट करो। मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूं, मैं यही इंतजार करूंगी। इस यूनिट के सबसे बड़े अधिकारी को लेकर आओ। दोनों सैनिकों ने जैसे किसी सम्मोहन में आकर जमीन पर पड़ी चीज को उठाया। टॉर्च की रोशनी में एक पहचान पत्र दिखा जिस पर एक सितारा स्पष्ट रूप से चमक रहा था, ब्रिगेडियर मीरा सिंह, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में पद लिखा था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 7वीं पर्वतीय डिवीजन। लांस नायक की आंखें इतनी बड़ी हो गईं जितनी जीवन में कभी नहीं हुई थीं। उसके हाथ कांपने लगे और वह पहचान पत्र लगभग गिरा ही चुका था। डिवीजन कमांडर, हमारी गॉक, वही सबसे कम उम्र की महिला गॉक जिनके बारे में खबरों में इतना शोर था, लेकिन वह आम कपड़ों में और बाढ़ के उस पार क्यों? रिपोर्ट करना होगा, नायक राम सिंह ने रोते हुए कहा। लांस नायक की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना सिर उठा सके। उसे अपनी पीठ पर डिवीजन कमांडर की निगाहें हजारों बंदूकों की नालियों की तरह महसूस हो रही थीं। कुछ देर पहले उसने जो बातें कही थीं, जो हरकतें की थीं और जो लापरवाही भरी सोच थी, वह सब एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गई। सब कुछ खत्म हो गया था। वह महिला नहीं, 7वीं डिवीजन की गॉक ब्रिगेडियर मीरा सिंह ने ठंडी नजरों से दोनों सैनिकों को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ 2 डरे हुए सैनिक नहीं थे, बल्कि यह भारत की सुरक्षा में एक छेद, जंग लगी हुई मानसिक दृढ़ता
और संकट के सामने ढहती हुई देश की हकीकत थी। 14 मिनट बचे हैं। मीरा सिंह की धीमी आवाज उस जमी हुई जमीन पर एक सजा की तरह गूंजी। सप्त रश्य डिवीजन की ओर एक बहुत बड़ा तूफान बढ़ रहा था। रात के 2 बजे सप्त रश्य डिवीजन के कमांड कंट्रोल रूम के सारे फोन एक साथ बज उठे। सभी रेजिमेंट, सभी बटालियन, सभी सीधे कमांड के अधिकारी और स्टाफ 5 मिनट के भीतर डिवीजन मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हों। वर्दी, लड़ाकू पोशाक, मैं दोहराती हूं, कोई अपवाद नहीं। 5 मिनट के भीतर इकट्ठा हों। डिवीजन के ऑप्स प्रमुख कर्नल अजय वर्मा की आवाज स्टील की तरह ठंडी थी। अपने 20 साल के सैन्य जीवन में उन्होंने कई आपातकालीन स्थितियों का सामना किया था, लेकिन इस तरह की इमरजेंसी पहली बार देखी थी। यह कोई ऑप अलर्ट या दुश्मन की घुसपैठ की स्थिति नहीं थी। कारण सिर्फ एक था, डिवीजन कमांडर का आदेश, वह भी गुस्से से भरा हुआ आदेश। सिर्फ 10 मिनट पहले एलओसी की एक चौकी के इंचार्ज का मरती हुई आवाज में आया एक फोन कॉल सब कुछ बदल चुका था। गोक मैम आम नागरिक के कपड़ों में बाढ़ का निरीक्षण करने आई थीं और उन्होंने पाया कि सब कुछ एक धोखा था। परेड ग्राउंड पर पलक झपकते ही सैकड़ों अधिकारी कतार में खड़े हो गए। रेजिमेंटल कमांडरों से लेकर हाल ही में कमीशन हुए लेफ्टिनेंट तक, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे बस बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। नींद में भागे आए। एक कैप्टन ने अपने जूतों के फीते ठीक से नहीं बांधे थे। एक लेफ्टिनेंट कर्नल हड़बड़ी में अपना हेलमेट पहन रहा था। उनके चेहरों पर घबराहट और झुंझलाहट मिली जुली थी। यार, इस आधी रात में क्या हो गया? ऑप्स प्रमुख की आवाज तो जानलेवा लग रही थी। कुछ बड़ा हुआ है क्या? एलओसी की तरफ से कोई खबर आई? कोई गोलीबारी हुई? यह कानाफूसी ज्यादा देर तक नहीं चली। परेड ग्राउंड के स्पीकर से एक तीखी आवाज आई और फिर कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा माइक्रोफोन चालू हो गया और फिर नरक के द्वार खोलने वाली आवाज गूंजी। मैं अभी भारत की सेना की 7वीं पर्वतीय डिवीजन की कमांडर के तौर पर नहीं, बल्कि इस देश की एक नागरिक के तौर पर तुम सबसे पूछती हूं। यह ब्रिगेडियर मीरा सिंह की आवाज थी। हालांकि यह आवाज संचार उपकरणों के माध्यम से आ रही थी, लेकिन उसका ठंडा गुस्सा सैकड़ों अधिकारियों के दिलों को चीरता हुआ महसूस हो रहा था। तुम लोग अभी किसके लिए और किस लिए यह वर्दी पहने हुए हो? सबने अपनी सांसें रोक लीं। परेड ग्राउंड सितारों की कब्रगाह की तरह शांत हो गया। कुछ देर पहले मैं एक आम नागरिक के कपड़ों में सप्त रश्य डिवीजन द्वारा नियंत्रित एलओसी की बाढ़ तक पहुंची और वहां मैंने एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखा। हिले तो गोली मार देंगे, चिल्लाने वाले सैनिक की राइफल खाली थी और उसका सेफ्टी कैच सेफ पर था। आदेश न मानने पर गोली चला देंगे कहने वाला सैनिक मेरे ही खौफ से 1 इंच भी हिल नहीं पाया। अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। खासकर एलओसी के लिए जिम्मेदार रेजिमेंटल और बटालियन कमांडर तो लगभग बेहोश होने वाले थे। मैंने उनसे पूछा, तो क्या तुम गोली चलाओगे? वे गोली नहीं चला सके। नहीं, उन्होंने गोली चलाने के बारे में सोचा तक नहीं। उनके लिए सीमा पर पहरा देना बस एक उबाऊ रात काटने का समय था और बाढ़ दुश्मन को रोकने वाली रक्षा पंक्ति नहीं। इस बार एक्सपेक्टिव फेकर काम कर रहे। वे गोली चलाने के बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि एक खा करने वाली जंजीर थी जिससे सुबह होते ही छुटकारा मिल जाएगा। मीरा सिंह की आवाज और भी तीखी होती गई। यह तुम्हारी कमान वाली यूनिटों का सच है। यह तुम्हारी उस कमांड फिलॉसफी का नतीजा है जिसे तुमने दशकों से तराशा है। एक रेत का महल जो किसी हथियारबंद दुश्मन के सामने नहीं, बल्कि मुझ जैसी एक निहत्थी औरत के कुछ शब्द कहने भर से ढह जाता है। यही तुम लोगों द्वारा बनाई गई सप्त रश्य डिवीजन की असली तस्वीर है। मैम, आखिरकार एक रेजिमेंटल कमांडर से रहा नहीं गया और वह चिल्ला पड़ा। वह एक अनुभवी इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडर कर्नल विक्रम राठौर थे। जब से मीरा सिंह ने डिवीजन कमांडर का पद संभाला था, वह उन्हें नापसंद करते थे। उनका जवान होना और एक महिला होना, यह पूर्वाग्रह उनके मन में घर कर गया था। कुछ सैनिकों की गलती के लिए पूरी यूनिट का अपमान करना ज्यादती है मैम। देश, मीरा सिंह ने उसकी बात को मजाक उड़ाते हुए काट दिया। कर्नल राठौर, तुम जिस देश की बात कर रहे हो वह क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस देश की तुम्हें रक्षा करनी है वह कल रात तुम्हारी रेजिमेंट की बाढ़ के नीचे मेरे सामने खड़ा था? अगर मैं एक जासूस होती तो तुम्हारा वह देश शायद अब तक आग के गोले में बदल चुका होता, और फिर भी तुम इसे कुछ सैनिकों की गलती कह रहे हो। कर्नल विक्रम राठौर चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था।
तुम सब अपने रैंक के बैज उतार दो। इस क्षण से 7वीं पर्वतीय डिवीजन में कोई रेजिमेंटल या बटालियन कमांडर नहीं है। सिर्फ वे सैनिक हैं जो शर्म जानते हैं और वे जो नहीं जानते। और आज मैं तुम सबको सिखाऊंगी कि वह शर्म क्या होती है। स्पीकर बंद हो गया। कुछ पल की खामोशी, फिर परेड ग्राउंड की फ्लड लाइट्स जल उठीं, जिससे अंधेरा छंट गया और दूर से ब्रिगेडियर मीरा सिंह चलती हुई आ रही थीं। आम कपड़ों में नहीं, बल्कि चुस्त लड़ाकू वर्दी में, जिस पर ब्रिगेडियर का एक सितारा चमक रहा था। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उनके हाथ में एक इंसास राइफल थी, वही राइफल जो उन्होंने कुछ देर पहले एलओसी पोस्ट से बरामद की थी। उसका सेफ्टी कैच अभी भी सेफ पर था। मीरा सिंह सैकड़ों अधिकारियों के सामने आकर खड़ी हुई। फिर उन्होंने अपने हाथ की राइफल कर्नल विक्रम राठौर के पैरों के पास फेंक दी। खट्टाक। ठंडी धातु की आवाज परेड ग्राउंड में गूंज उठी। यह सिर्फ एक राइफल की आवाज नहीं थी, यह सप्तऋष्य डिवीजन के गौरव और वहां मौजूद सभी अधिकारियों के सम्मान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज थी। अभी से सप्तऋष्य डिवीजन की पूरी फोर्स युद्ध की तैयारी की स्थिति में प्रवेश करती है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक वास्तविक स्थिति है। दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। मीरा सिंह की घोषणा खून खराबे वाले युद्ध की प्रस्तावना जैसी थी। सभी लोग पूरा पैक गियर पहने, फुल बैटल गियर, और अपने पैक में 2-2 ईंटें और डाल लें। मीरा सिंह के आदेश संक्षिप्त और क्रूर थे। पौ फटने के साथ ही पुंछ का परेड ग्राउंड नर्क बन गया था। तड़के बुलाए गए अधिकारी बिना कुछ समझे अपनी अलमारियों को खंगाल-कर अपना पैक तैयार करने लगे। मैम, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यह नियमों के। एक युवा मेजर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मीरा सिंह की ठंडी निगाहों के सामने उसके शब्द गले में ही अटक गए। नियम? कल रात बाढ़ पर तुम लोगों ने कौन से नियमों का पालन किया था? दुश्मन का सामना करते समय जिस गाइड बुक को सबसे पहले देखना चाहिए, वह तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, न कि किसी अलमारी में पड़ी धूल भरी किताब में। अब से मैं जो कुछ भी करती हूं, वही सप्तऋष्य डिवीजन का नया नियम और नई गाइड बुक है। वह परेड ग्राउंड पर धीरे धीरे चली और एक एक अधिकारी के पैक की जांच की। एक अधिकारी ने वजन बढ़ाने के लिए अपने मेज टिन में पत्थर भर रखे थे। एक दूसरा अधिकारी चुपके से अपने जूतों के फीते ढीले बांध रहा था। उनकी बाज जैसी तेज नजरों ने सब कुछ पकड़ लिया। मेजर वर्मा, लगता है तुम्हें अपने कंधों की फिक्र देश की रक्षा से ज्यादा है। पैक दोबारा बांधो, मैं खुद जांच करूंगी। कैप्टन अजय, इतने ढीले जूतों के साथ क्या तुम आपात स्थिति में 5 मिनट के भीतर दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर सकते हो? दोबारा बांधो। उनकी टोका टोकी सटीक और तर्कपूर्ण थी। वह सिर्फ गलतियां नहीं निकाल रही थीं, बल्कि यह बता रही थीं कि युद्ध की स्थिति में एक छोटी सी तैयारी की कमी के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। अधिकारी कुछ नहीं कह सके। उनके दिमाग में भरी दर्जनों नियम, पुस्तिकाएं और ऑपरेशनल योजनाएं मीरा सिंह की व्यावहारिक बातों के सामने कागज के टुकड़े बन गईं। अब से हम डिवीजन मुख्यालय के पीछे बाज पहाड़ी की चोटी तक फुल बैटल गियर में दौड़ेंगे। कोई छूट नहीं, न रेजिमेंटल कमांडर के लिए, न बटालियन कमांडर के लिए, और न ही मेरे लिए। क्या? सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बाज पहाड़ी 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची एक दुर्गम पहाड़ी थी। इसका पहाड़ी दौड़ का रास्ता, जो प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था, इतना कठिन था कि सबसे फिट सैनिक भी हाफ जाते थे। और अब सैकड़ों अधिकारियों को उस पर दौड़ने का आदेश दिया गया था, वह भी ईंटों से भरे फुल बैटल गियर के साथ। क्या आप भी, मैम? कर्नल विक्रम राठौर ने अविश्वास से पूछा। उनकी उम्र 50 के करीब थी। रेजिमेंटल कमांडर बनने के बाद से उन्होंने कभी भी इस तरह की शारीरिक रूप से थका देने वाली ट्रेनिंग नहीं की थी। क्या मेरा आदेश मजाक लग रहा है कर्नल? मीरा सिंह ने अपना पैक उठाया। यह बाकी अधिकारियों जैसा ही था, जिसमें 2 ईंटें थीं। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन 25 किलो से ज्यादा वजन वाले पैक को उठाते समय उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कल रात मैंने जो बाढ़ पर देखा, वह सिर्फ एक टूटा हुआ सुरक्षा सिस्टम नहीं था, वह एक टूटी हुई मानसिकता थी। आराम के आदी हो चुके सैनिकों की मानसिकता, जो संकट को भूल चुकी है। जब तक हम उस मानसिकता को फिर से खड़ा नहीं करते, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर की सीमाओं को महसूस करने पर ही दिमाग की सुस्ती का एहसास होगा। क्या मैं गलत कह रही हूं? उन्होंने सीधे कर्नल विक्रम राठौर को देखते हुए पूछा।
कर्नल राठौर ने अपने होंठ भींच लिए। यह गलत नहीं था, नहीं, यह इतना सही था कि सच्चाई चुभ रही थी। न जाने कब से वह रिपोर्टों, बैठकों और फाइलों में इतने डूब गए थे कि वह एक जमीनी कमांडर होने का एहसास खो चुके थे। वह पैरों से नेतृत्व करने वाले कमांडर के बजाय मुंह से आदेश देने वाले एक प्रबंधक बन गए थे। हम शुरू करते हैं। एक भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई पीछे छूटता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उसकी यूनिट के कमांडर की जिम्मेदारी होगी। अगर बटालियन कमांडर पीछे रहता है तो रेजिमेंटल कमांडर जिम्मेदार होगा, और अगर रेजिमेंटल कमांडर पीछे रहता है तो डिवीजन कमांडर जिम्मेदार होगा। हम एक हैं, समझे? जी मैम। सैकड़ों आवाजें अनिच्छा से निकली। आवाज में दम नहीं है। दोबारा, समझे? जी मैम। इस बार आवाज में सच्ची दृढ़ता का एक अंश था। मीरा सिंह ने चुपचाप सिर हिलाया और सबसे आगे दौड़ना शुरू कर दिया। बाज पहाड़ी की ओर जाने वाला रास्ता नर्क जैसा था। शुरुआत में जो अधिकारी डिवीजन कमांडर के प्रति नाराजगी और विद्रोह से भरे हुए थे, समय बीतने के साथ उनकी सोच बदलने लगी। सबसे आगे, बिना एक बार भी गति कम किए, चुपचाप दौड़ती हुई मीरा सिंह की छोटी सी पीठ, वह पीठ सैकड़ों अधिकारियों को किसी भी भाषण या नैतिक शिक्षा से ज्यादा शक्तिशाली संदेश दे रही थी। हाफ हाफ, अब और नहीं हो पाएगा। एक युवा कैप्टन सड़क के किनारे बैठ गया। उसके बगल से गुजर रहे उसके बटालियन कमांडर ने चुपचाप उसका पैक उठाया और अपने कंधे पर एक और पैक लाद लिया। उठो, अगर तुम यहां रुक गए तो हमारी पूरी बटालियन रुक जाएगी। कर्नल विक्रम राठौर के साथ भी ऐसा ही था। वह अपने बगल में लड़खड़ाते हुए स्टाफ ऑफिसर का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहे थे। रैंक और पद बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। वहां बस साथी थे जो एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार छोटी पर हर कोई थककर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। मीरा सिंह भी पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थीं, लेकिन वह अकेली थीं जो सीधी खड़ी होकर छोटी से चारों ओर देख रही थीं। छोटी से सप्तऋषि डिवीजन के सभी ठिकाने एक नजर में दिखाई दे रहे थे, और दूर धुंधली सी नियंत्रण रेखा और सीमा पार के पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। मीरा सिंह ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, वह जमीन है जिसकी हमें रक्षा करनी है, और उसके पार वह दुश्मन है जिस पर हमें बंदूक ताननी है। कल रात हम लगभग अपना दिल उस दुश्मन को सौंप चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अधिकारियों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब नाराजगी या विद्रोह नहीं था, इसके बजाय गहरी शर्म और एक नया संकल्प था। मैं तुम लोगों से एक आदर्श सैनिक बनने की उम्मीद नहीं करती। मैं भी आदर्श नहीं हूं, लेकिन कम से कम हमें शर्म जानने वाले सैनिक बनना चाहिए। हमें ऐसे सैनिक बनना चाहिए जो हर पल इस वर्दी के वजन और इस बंदूक के मतलब को न भूलें। यही एक चीज है जो मैं तुम लोगों से चाहती हूं। उन्होंने अपना पैक खोला और उसके अंदर से 2 ईंटें निकाल कर दिखाईं। ये ईंटें तुम्हारी सुस्ती और लापरवाही का वजन है। आज इस छोटी पर इस वजन को यहीं छोड़कर जाओ और एक नए मन से फिर से शुरुआत करो। मुझसे शुरू करो, यहीं से, इसी जगह से। मीरा सिंह द्वारा फेंकी गई 2 ईंटें चट्टान से नीचे गिरी और एक भारी आवाज आई। उस आवाज के साथ ही दूसरे अधिकारी भी एक एक करके अपने पैक से ईंटें निकालकर फेंकने लगे। सैकड़ों ईंटों से पैदा हुई आवाज एक ऐसी गर्जना की तरह थी जो अतीत की गलतियों और शर्म को तोड़ रही थी, और यह पूरी बाज पहाड़ी में गूंज रही थी। कर्नल विक्रम राठौर चुपचाप मीरा सिंह के पास गए और उन्हें सैल्यूट किया। पहली बार उनकी आंखों में सच्चा सम्मान था। मैम, हम सब गलत थे, हम फिर से शुरू करेंगे। मीरा सिंह ने चुपचाप उनके सैल्यूट का जवाब दिया। उनकी आंखें अभी भी ठंडी थीं, लेकिन उनके भीतर एक बहुत छोटी सी गर्मजोशी पैदा हो रही थी। यह अंत नहीं था, यह तो बस एक शुरुआत थी। सप्तऋषि डिवीजन को भारत की सबसे मजबूत यूनिट बनाने के लिए उनकी लंबी और अकेली लड़ाई का पर्दा अब बस उठा ही था, और उस रास्ते के अंत में क्या इंतजार कर रहा था, यह अभी कोई नहीं जानता था। बाज पहाड़ी पर लिए गए संकल्प की यादें अभी ताजा ही थीं कि मीरा सिंह ने सप्तऋषि डिवीजन को हिलाकर रख देने वाला दूसरा बम फोड़ा। उन्होंने सभी कमांडरों को डिवीजन मुख्यालय के विशाल ऑपरेशन रूम में फिर से बुलाया। दीवारों पर बड़े बड़े सैन्य का साथ ही समझते थे, नक्शे और आधुनिक स्क्रीन लगे हुए थे। यह सप्तऋषि डिवीजन का दिमाग और दिल था। आमतौर पर यह जगह गंभीर और व्यवस्थित रहती थी, लेकिन उस दिन एक अनकहा तनाव हवा में फैला हुआ था।
अब से हम युद्धकालीन ऑपरेशनल योजनाओं की समीक्षा बैठक शुरू करते हैं। मीरा सिंह की घोषणा पर अधिकारी हैरान रह गए। ऑपरेशनल योजनाओं की समीक्षा एक वार्षिक कार्यक्रम था, लेकिन इस तरह अचानक और वह भी डिवीजन कमांडर की अध्यक्षता में होना असामान्य था। प्रत्येक रेजिमेंटल कमांडर अपनी मौजूदा रक्षा योजनाओं पर ब्रीफिंग देगा। तीसरी रेजिमेंट से शुरू करें। कर्नल विक्रम राठौर आगे आए। उन्होंने रात भर तैयार किए गए डेटा के आधार पर आत्मविश्वास से ब्रीफिंग शुरू की। दुश्मन के संभावित घुसपैठ के रास्ते, अपने सैनिकों की तैनाती, तोपखाने का समर्थन, रिजर्व फोर्स का उपयोग। यह एक जाउखा पुस्तक जैसी रक्षा योजना थी जिसे दशकों से सुधारा गया था और जिसमें अनगिनत वरिष्ठ कमांडरों का खून पसीना लगा था। ब्रीफिंग सुन रहे अन्य कमांडर भी सिर हिला रहे थे। यह एक ठोस और तार्किक योजना थी। ब्रीफिंग खत्म होने पर कर्नल राठौर ने आत्मविश्वास से मीरा सिंह की ओर देखा, लेकिन मीरा सिंह का चेहरा भावहीन था। बहुत बढ़िया रिपोर्ट है कर्नल। ऐसा लगा जैसे मैंने एक अच्छी तरह से लिखा गया उपन्यास पढ़ा हो। क्या मतलब? मैम, क्या तुम सच में मानते हो कि दुश्मन हमारे लिखे इस उपन्यास के नायक की तरह ईमानदारी से हमारी योजनाओं के अनुसार चलेगा? मीरा सिंह अपनी जगह से उठी और विशाल नक्शे की ओर चली गईं। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी से उन जगहों की ओर इशारा किया जिन्हें कर्नल राठौर ने मुख्य रक्षा पंक्तियां बताया था। अगर हम यहाँ T-90 टैंक तैनात करते हैं और वहां K-9 वज्र तोपें लगाते हैं तो क्या दुश्मन यह सोचेगा, ओह, यह जगह तो बहुत मजबूत है, चलो कहीं और से चलते हैं? क्या वह इतनी मेहरबानी से रास्ता बदल देगा, या फिर वह हमारी इस अनुमानित तैनाती का फायदा उठाकर, जिसे हम सबसे मजबूत मानते हैं, उसी जगह की सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करेगा? तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के लिए हमने रिजर्व फोर्स, और उस रिजर्व फोर्स को पहुंचने में कितना समय लगेगा? उस समय के दौरान अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को अपने शरीर से दुश्मन के हमले को झेलना होगा। क्या वह बलिदान तुम्हारी ऑपरेशनल योजना में एक स्वीकार्य लागत है? उनके सवाल एक तेज चाकू की तरह कर्नल राठौर के तर्कों को चीर रहे थे। हम हमेशा यह मानकर चलते हैं कि दुश्मन सामने से आएगा। क्यों? क्योंकि यही हमने सीखा है, यही हमने सिखाया है, और इसी का जवाब देना हमारे लिए सबसे आसान है। लेकिन असली दुश्मन, असली युद्ध इतना मेहरबान नहीं होता। वह सबसे दुखती रग पर, सबसे अप्रत्याशित जगह पर हमला करता है। उदाहरण के लिए, ऐसी जगह। मीरा सिंह की छड़ी नक्शे पर एक बिंदु पर रुकी। यह एक दुर्गम पहाड़ी इलाका था जिसे बड़े सैन्य बलों की आवाजाही के लिए असंभव माना जाता था और इसीलिए वहां की सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। मैम, वह इलाका विशेष बलों के अलावा किसी भी बड़ी टुकड़ी के लिए लगभग अगम्य है, जो हमारे लिए असंभव है। क्या वह दुश्मन के लिए भी असंभव है? अगर दुश्मन उसी रास्ते से अपनी विशेष टुकड़ियां भेजकर हमारी सप्लाई लाइनों और संचार नेटवर्कों को काट दे, जिसे हमने असंभव मानकर छोड़ दिया है, तो सामने की पंक्तियों में हमारे सैनिक दुश्मन की मुख्य सेना से लड़ने से पहले ही अलग थलग पड़कर भूख और ठंड से मर जाएंगे। उस स्थिति के लिए तुम्हारी योजना कहाँ है, कर्नल राठौर? ऑपरेशन रूम में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। हर कोई सदमे में था। वे दशकों से चली आ रही एक आदत के आदी हो गए थे, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने ऐसा किया था, क्योंकि नियम पुस्तिका में ऐसा लिखा है। उन्होंने कभी भी क्यों यह सवाल नहीं पूछा था। मीरा सिंह उनकी बनाई हुई तर्क की मजबूत दीवारों को सीधे तौर पर तोड़ रही थीं। सभी योजनाओं को शून्य से फिर से परखा जाएगा। अब से दुश्मन नियम पुस्तिका नहीं है, बल्कि एक जिंदा पागल है। वह हम पर सबसे अतार्किक और सबसे अप्रत्याशित तरीके से हमला करेगा। हमें उससे भी बड़ा पागल बनना होगा जो उस पागल के दिमाग के ऊपर से सोच सके। तभी पीछे बैठे एक युवा अधिकारी ने सावधानी से हाथ उठाया। वह सूचना विभाग के सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा थे। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। बोलो, लेफ्टिनेंट। मैम, आपके कहने का मतलब है कि हमें न केवल रक्षा बल्कि हमले की अवधारणा को भी बदलना होगा। बोलते रहो। जब दुश्मन की मुख्य सेना दक्षिण की ओर बढ़े तो हमें भी अपनी कुछ टुकड़ियों को उत्तर की ओर भेजकर दुश्मन के पिछले हिस्से में गड़बड़ी पैदा करनी चाहिए और उनके कमांड पोस्ट पर हमला करना चाहिए। हमें सिर्फ रक्षा पंक्ति से बंधी एक निष्क्रिय सेना के बजाय दुश्मन के दिल पर निशाना साधने वाली एक सक्रिय सेना बनना चाहिए। सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा की बात पर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे सख्त हो गए। बच्चा है, क्या जानता है?
अव्यावहारिक बातें कर रहा है, ऐसी कानाफूसी सुनाई दी। कर्नल विक्रम राठौर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह एक बहुत ही खतरनाक और उत्तेजक विचार था, लेकिन मीरा सिंह मुस्कुरा रही थीं। एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान नहीं, बल्कि एक असली मुस्कान। बहुत अच्छा विचार है लेफ्टिनेंट, बिल्कुल यही। हम हमेशा यह क्यों सोचते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जमीन पर लड़ना है? क्यों हमेशा मार खाने के बाद ही पलटवार करना है? युद्ध जीतने का सबसे अच्छा तरीका है दुश्मन की जमीन पर युद्ध खत्म करना। मीरा सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा के पास गईं और उनका कंधा थपथपाया। फिर उन्होंने पूरे ऑपरेशन रूम की ओर घोषणा की, अब से 1 हफ्ते बाद पूरी डिवीजन स्तर का एक सामरिक अभ्यास होगा। कोई पूर्व निर्धारित परिदृश्य नहीं होगा। हर रेजिमेंट एक दूसरे के लिए वह पागल दुश्मन बनेगी। एक पक्ष रक्षा करेगा, दूसरा हमला। हर संभव तरीके का उपयोग करके एक दूसरे की कमजोरियों पर हमला करो। नक्शे पर बैठकर कागजी बातें करना आज खत्म होता है। अब से हम असली जमीन और असली सैनिकों के साथ एक बिना खून वाला असली युद्ध शुरू करेंगे। अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह प्रत्येक यूनिट के सम्मान और हर कमांडर की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल था। खासकर कर्नल विक्रम राठौर की आंखों में एक जटिल आग जल रही थी। अभी अभी उनकी हर चीज को नकार दिया गया था। उनके दशकों के सैन्य ज्ञान और अनुभव को एक पुराना अवशेष बता दिया गया था। गुस्सा, स्वाभिमान और मीरा सिंह के तर्कों के प्रति एक हल्की सी सहमति उनके भीतर शिद्दत से टकरा रही थी। मूल्यांकन मैं खुद करूंगी, प्रक्रिया और परिणाम सब कुछ देखूंगी। याद रखना, इस अभ्यास में हारने वाला कमांडर अपने सभी सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर होगा। बस, बैठक खत्म। मीरा सिंह मुड़ी और ऑपरेशन रूम से बाहर चली गईं। पीछे छूटे अधिकारी कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा तूफान उनके सिर के ऊपर से गुजर गया हो। अब उन्हें चुनना था, क्या वे पुराने और परिचित अतीत में रहेंगे या एक दर्दनाक और अपरिचित भविष्य की ओर बढ़ेंगे? कर्नल विक्रम राठौर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी आंखों में जलती हुई चिंगारियां थीं। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक भूली हुई जमीनी कमांडर की जीत की भूख थी और अपने सब कुछ दांव पर लगाकर इस नए युद्ध के मैदान में जीतने का एक उग्र संकल्प था। विचारों का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। 1 हफ्ते बाद कश्मीर का विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र एक विशाल शतरंज की बिसात में बदल गया था। नीली सेना और पीली सेना। कर्नल विक्रम राठौर के नेतृत्व वाली 3री रेजिमेंट नीली सेना बनकर मौजूदा रक्षा पंक्तियों की रक्षा कर रही मंत्री को 2री को लेकर आज सपो रहा थी और उभरते हुए कमांडर कर्नल अर्जुन खन्ना की 5वीं रेजिमेंट पीली सेना बनकर हमला कर रही थी। ब्रिगेडियर मीरा सिंह डिवीजन के कमांड कंट्रोल रूम में बड़ी स्क्रीन पर दोनों यूनिटों की हर हरकत को लाइव देख रही थीं। माइल्स मल्टीपल इंटीग्रेटेड लेजर एंगेजमेंट सिस्टम उपकरण हर सैनिक और वाहन पर लगे थे और हर मुठभेड़ का परिणाम तुरंत डेटा के रूप में भेजा जा रहा था। यह एक क्रूर युद्ध क्षेत्र था जहां जीना और मरना अंकों में दर्ज हो रहा था। अभ्यास शुरू। मीरा सिंह के धीमे आदेश के साथ विशाल नकली युद्ध का पर्दा उठ गया। कर्नल विक्रम राठौर ने दांत भींच लिए थे। उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में लगभग नींद नहीं ली थी। मीरा सिंह से उपन्यासकार जैसा अपमानजनक शब्द सुनने के बाद उन्होंने अपनी सभी पुरानी ऑपरेशनल योजनाओं को रद्दी में फेंक दिया था और अपनी यूनिट के सदस्यों के साथ मिलकर एक पूरी तरह से नई योजना बनाई थी। उन्होंने मीरा सिंह द्वारा बताई गई अनुमानित रक्षा पद्धति को छोड़ने का फैसला किया था, ठीक और के जबधानी का बताए के जो कि उनके कुछ में बड़ी करके है जैसा तुम चाहती हो। मैं एक पागल बनकर दिखाऊंगा। कर्नल राठौर ने अपनी मुख्य सेना को पारंपरिक रक्षा पंक्तियों के बजाय पीछे एक अप्रत्याशित जगह पर घात लगाकर छिपा दिया था। इसके बजाय अग्रिम पंक्ति पर सिर्फ कुछ सैनिकों को दुश्मन को लुभाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह एक साहसी और खतरनाक रक्षा योजना थी जिसका मकसद था कि जब दुश्मन चारे को निगलकर अंदर तक आ जाए तो उसे दाएं, बाएं और पीछे से एक साथ घेर कर खत्म कर दिया जाए। अगर सफल होता तो यह एक बड़ी जीत होती, लेकिन अगर असफल होता तो पूरी यूनिट के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। यह एक जुआ था। दूसरी ओर हमलावर 5वीं रेजिमेंट के कमांडर कर्नल अर्जुन खन्ना आत्मविश्वास से भरे थे।
वह हमेशा से अपनी रचनात्मक और आक्रामक रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे और डिवीजन कमांडर के नए निर्देशों ने उन्हें जैसे पंख लगा दिए थे। तीसरी रेजिमेंट का कमांडर तो नियमों का गुलाम है। वह जरूर अपनी सेना को रक्षा पंक्तियों में छिपाकर बैठेगा। हम सामने से हमला करने का नाटक करेंगे और अपनी विशेष टीम को पहाड़ी इलाके से भेजकर सीधे तीसरी रेजिमेंट के कमांड पोस्ट पर हमला करेंगे। सांप का सिर कुचल दो तो धड़ अपने आप मर जाएगा। कर्नल खन्ना की भविष्यवाणी के अनुसार अभ्यास की शुरुआत में स्थिति पीली सेना के पक्ष में थी। जब पीली सेना की मुख्य सेना ने नीली सेना की रक्षा पंक्तियों पर जोरदार हमला किया तो नीली सेना की रक्षा पंक्तियां उम्मीद से ज्यादा आसानी से टूटती हुई दिखीं। जैसा सोचा था, तीसरी रेजिमेंट में कोई दम नहीं है। पूरी सेना आगे बढ़ने की गति बढ़ाओ, दुश्मन के भागने का रास्ता काटो और उन्हें घेरकर खत्म कर दो। जिस क्षण कर्नल खन्ना ने गर्व से यह आदेश दिया, स्थिति अचानक बदल गई। जब पीली सेना के बख्तरबंद वाहनों ने सोचा कि वे नीली सेना की रक्षा पंक्तियों को तोड़कर अंदर तक घुस आए हैं, तभी उनके दाएं और बाएं से जमीन हिला देने वाले धमाके हुए। यह कर्नल विक्रम राठौर द्वारा छिपाए गए एंटी टैंक मिसाइलों और घात लगाए टैंकों ने आग उगलनी शुरू कर दी थी। पीली सेना की अग्रिम टुकड़ी पल भर में आग की लपटों में घिर गई और माइल्स उपकरणों से मौत और उपकरण नष्ट के अलार्म लगातार बज रहे थे। यह एक जाल है, यह एक जाल है, पीछे हटो, पीछे हटो। कर्नल खन्ना ने घबराकर चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल विक्रम राठौर की मुख्य सेना ने पीछे से आकर पीली सेना के भागने का रास्ता रोक दिया था। पीली सेना पूरी तरह से एक घेरे में फंसे चूहे की तरह हो गई थी। यह कैसे हो सकता है? विक्रम राठौर, वह ऐसा जुआ खेल सकता है, मैंने सोचा नहीं था। कर्नल खन्ना हताश थे। उन्होंने विक्रम राठौर को एक आदत के रूप में देखा था और उसकी कीमत बहुत भयानक थी। कमांड कंट्रोल रूम में यह सब देख रही मीरा सिंह के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। कर्नल राठौर, आखिरकार तुमने अपना खोल तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। स्क्रीन के एक कोने में, जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था, एक अजीब सी हलचल पकड़ी गई थी। पीली सेना के कुछ छोटे बिंदु नक्शे पर तेजी से नीली सेना के गहरे पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। यह सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा के नेतृत्व वाली विशेष टीम थी। कर्नल अर्जुन खन्ना ने अपनी मुख्य सेना के घिर जाने की सबसे खराब स्थिति में भी अभ्यास शुरू होने से ठीक पहले सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा को एक आखिरी काम सौंपा था। अगर मुख्य सेना असफल हो जाती है, तब भी तुम अपना मिशन पूरा करना। नीली सेना के कमांड पोस्ट पर हमला करना ही हमारे जीतने का एकमात्र तरीका है। सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा और उनकी टीम ने जैसे ही महसूस किया कि कर्नल खन्ना की भविष्यवाणी गलत थी, उन्होंने मुख्य सेना की मुठभेड़ की स्थिति का फायदा उठाया। जब सबकी निगाहें सामने के युद्ध क्षेत्र पर थीं, तब वे घने अंधेरे और दुर्गम इलाके को अपना मार्गदर्शक बनाकर एक साये की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, नीली सेना का दिमाग, यानी कर्नल विक्रम राठौर का रेजिमेंटल कमांड पोस्ट। इस बीच बड़ी जीत के नशे में चूर नीली सेना के कमांड पोस्ट पर जश्न का माहौल था। सर, हमने पीली सेना की 80% से ज्यादा मुख्य सेना को नष्ट कर दिया है। यह एक शानदार जीत है, ऑपरेशन ऑफिसर ने उत्साहित होकर रिपोर्ट किया। कर्नल विक्रम राठौर भी जीवन में पहले कभी न महसूस की गई एक रोमांचक खुशी में डूबे हुए थे। ब्रिगेडियर मीरा सिंह के सामने अपनी क्षमता साबित करने के विचार से उनका सीना गर्व से फूल गया था। ठीक है बचे हुए दुश्मनों को खत्म करो और अभ्यास समाप्त करो, कर्नल राठौर ने संतुष्ट होकर आदेश दिया। ठीक उसी पल थाएं 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 कमांड पोस्ट के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। ये खाली कारतूस थे, लेकिन उनकी आवाज असली गोलियों से ज्यादा भयानक लग रही थी। इसके तुरंत बाद कमांड पोस्ट का टेंट फटा और काले छलावरण क्रीम लगाए हुए सैनिक अंदर घुस आए। यह सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा थे। हिलो मत कर्नल विक्रम राठौर, अब से आप पीली सेना के कैदी हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा की ठंडी आवाज कमांड पोस्ट में गूंज उठी। कर्नल राठौर और उनके स्टाफ को पल भर में काबू कर लिया गया। उनके माइल्स उपकरणों से मौत का कठोर अलार्म बज रहा था। यह वह क्षण था जब उन्होंने रणनीति में पूरी तरह से जीत हासिल की थी, लेकिन युद्ध हार गए थे। कमांड कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर नीली सेना कमांड पोस्ट नष्ट, पीली सेना की जीत लिखा हुआ आया। सभी स्टाफ अधिकारी हैरान होकर मीरा सिंह को देखने लगे,
लेकिन वह बिना कुछ कहे स्क्रीन को घूर रही थी। उनकी आंखें न तो जीती हुई पीली सेना पर थीं और न ही हारी हुई नीली सेना पर, बल्कि नक्शे पर एक छोटे से बिंदु सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा के रास्ते पर टिकी हुई थीं। युद्ध में जीतने वाला मजबूत नहीं होता, बल्कि जिंदा रहने वाला मजबूत होता है। मीरा सिंह ने धीरे से फुसफुसाया, कर्नल राठौर जीते लेकिन मारे गए, कर्नल खन्ना हारे लेकिन जिंदा रहे, और सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा ने पूरे खेल को ही पलट दिया। अभ्यास की समाप्ति की घोषणा पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में गूंज उठी। धूल, बारूद की गंध और विजेता और हारने वाले की मिलीजुली खामोशी के बीच मीरा सिंह ने चुपचाप माइक्रोफोन उठाया। सभी कमांडर और स्टाफ, 30 मिनट बाद आफ्टर एक्शन रिव्यू बैठक शुरू होगी। एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। उनकी आवाज जीत हार से परे कुछ और गहरा होने का संकेत दे रही थी। असली युद्ध तो अब शुरू होना था। बैठक के लिए निर्धारित डिवीजन मुख्यालय के हॉल में हवा शीशे की तरह भारी थी। पीली सेना के कमांडरों के चेहरों पर जीत की खुशी से ज्यादा हैरानी थी, और नीली सेना के कमांडरों के चेहरों पर हार के दुख से ज्यादा गहरा सदमा और निराशा थी। खासकर कर्नल विक्रम राठौर एक कठोर चेहरे के साथ चुपचाप बैठे थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत से हासिल की गई एक शानदार जीत को राख में बदलते हुए बेबसी से देखना पड़ा था। मीरा सिंह ने बिना किसी भूमिका के बैठक शुरू की। उन्होंने स्क्रीन पर अभ्यास की पूरी प्रक्रिया के वीडियो और डेटा दिखाए। कर्नल अर्जुन खन्ना: जी मैम, क्या तुम सोचते हो कि तुम जीते हो? नतीजे के तौर पर हमारी पीली सेना जीती है मैम। नतीजा? तुम्हारी मुख्य सेना का 80% हिस्सा नष्ट हो गया है और बची हुई सेना के साथ मोर्चा संभालना भी असंभव है। क्या यह जीत है? तुमने जो हासिल किया है वह सिर्फ दुश्मन कमांडर का एक सिर है। उसकी कीमत के लिए तुमने अपने हजारों सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर तुमने असली युद्ध में इस तरह से कमान संभाली होती तो तुम इतिहास में एक ऐसे हथियारे के रूप में दर्ज होते जिसने अपने अधीनस्थों की जान से अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की। मीरा सिंह की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कर्नल खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। युद्ध कोई जीतने हारने का खेल नहीं है। यह अपने अधीनस्थों की जान बचाने और अंत तक जिंदा रहकर मिशन पूरा करने की एक प्रक्रिया है। इस मायने में तुम बुरी तरह से हारे हो कर्नल खन्ना। मीरा सिंह ने अपनी नजर कर्नल विक्रम राठौर की ओर घुमाई। कर्नल विक्रम राठौर: जी मैम। कर्नल राठौर की आवाज रेत की तरह खुरदरी थी। तुम्हारे हिसाब से तुम क्यों हारे? कर्नल राठौर कुछ देर हिचकिचाए, फिर बोले। उनकी आवाज में गहरा आत्मग्लानि था। मैं सामरिक जीत के नशे में कुछ ज्यादा ही चूर हो गया था मैम। दुश्मन की मुख्य सेना को नष्ट करने की खुशी में मैंने कमांड पोस्ट की सुरक्षा जैसे सबसे बुनियादी कर्तव्य को नजरअंदाज कर दिया। जो जगह सबसे सुरक्षित होनी चाहिए थी वही सबसे खतरनाक बन गई। यह मेरी अकड़ और लापरवाही की वजह से हुई हार है। उन्होंने अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार किया। कोई बहाना नहीं, कोई टालमटोल नहीं। हॉल में मौजूद सभी कमांडर सांस रोककर उनकी बातें सुन रहे थे। एक यूनिट के कमांडर, वह भी दशकों के अनुभव वाले कर्नल का सार्वजनिक रूप से अपनी विफलता स्वीकार करना कोई आसान बात नहीं थी। मीरा सिंह चुपचाप कर्नल राठौर को देखती रहीं। उनकी आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। तुम अकड़ में थे, लेकिन सिर्फ वही हार का कारण नहीं है। उन्होंने स्क्रीन पर सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा के नेतृत्व वाली विशेष टीम का रास्ता दिखाया। लाल रेखा नीली सेना के सभी निगरानी और सुरक्षा नेटवर्कों को चतुराई से पार करते हुए उनके दिल में घुस रही थी। तुमने दुश्मन का बहुत ही सीधा साधा मूल्यांकन किया। तुमने मान लिया कि दुश्मन सिर्फ बड़ी टुकड़ियों में चलेगा, कि वह सिर्फ निर्धारित रास्तों से आएगा। जिस आदत को तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वह तुम्हारे अवचेतन मन में अभी भी मौजूद थी। दुश्मन पानी की तरह होता है कर्नल। उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। रोको तो घूम जाता है और दरार दिखे तो घुस जाता है। तुमने एक विशाल बांध बनाने पर तो ध्यान दिया, लेकिन उसकी एक छोटी सी दरार पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोलना बंद किया और धीरे धीरे पूरे हॉल को देखा। इस अभ्यास में कोई सच्चा विजेता नहीं है, लेकिन एक सबसे बेहतरीन सैनिक जरूर था। मीरा सिंह ने सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा को अपनी जगह से खड़ा किया। युवा लेफ्टिनेंट के चेहरे पर तनाव साफ था। लेफ्टिनेंट शर्मा, तुमने दुश्मन के कमांड पोस्ट की लोकेशन का पता कैसे लगाया और वहां तक कैसे घुसे? सर,
हमने शुरू से ही मुख्य सेना की मुठभेड़ को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हमने यह माना कि जब दुश्मन की नजर एक जगह पर होगी तो बाकी सभी जगहों पर सुरक्षा सबसे कमजोर होगी। और रेजिमेंटल कमांड पोस्ट की लोकेशन के लिए हमने कर्नल विक्रम राठौर के पिछले अभ्यासों के डेटा का विश्लेषण किया। सर की आदत है कि वह हमेशा उस ऊंची जगह को चुनते हैं जहां से पूरी यूनिट को सबसे अच्छी तरह से देखा जा सके और जहां संचार भी सुचारू हो। हमने कुछ संभावित जगहों की सूची बनाई और उन जाने के लिए अभ्यासों के इन तून की काम करने के लोग ने एक आरोकर के लिए जगहों पर जाने वाले सभी संचार ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके लोकेशन का पता लगाया। हॉल में एक बार फिर हलचल मच गई। यह चौंकाने वाला था कि एक मामूली लेफ्टिनेंट ने रेजिमेंटल कमांडर की कमांडिंग शैली और डेटा का विश्लेषण करके ऑपरेशन की योजना बनाई थी। यह पारंपरिक सेना में सोची भी नहीं जा सकने वाली बात थी। मीरा सिंह ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। तुमने हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ाई लड़ी। तुमने सूचना से लड़ाई लड़ी। तुमने डोईफुन की सोच को पढ़ा और उसकी कमजोरी पर वार किया। यही वह नई युद्ध शैली है जो मैं तुम सबको सिखाना चाहती थी। और उसकी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने कर्नल विक्रम राठौर और कर्नल अर्जुन खन्ना को बारी बारी से देखा। कर्नल राठौर एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं, लेकिन उनमें सामरिक दृष्टि की कमी थी। कर्नल खन्ना साहसी थे, लेकिन उन्होंने अपने अधीनस्थों को बहुत आसानी से छोड़ दिया। तुम दोनों में कुछ ऐसा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा में नहीं है, आदत और अहंकार। और सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा में कुछ ऐसा है जो तुम दोनों में कम है, लचीली सोच और डोईफुन का गहरा विश्लेषण। मीरा सिंह ने एक पल के लिए सांस ली। उनकी बात अब निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। आज की हार दर्दनाक होगी, स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगी, लेकिन अगर इस हार से कुछ सीखा जा सके तो यह सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक महंगी ट्यूशन फीस होगी। मैं यह नहीं चाहती कि तुम लोग आदर्श कमांडर बनो। मैं बस यह चाहती हूं कि तुम कल के खुद से आज थोड़े बेहतर कमांडर बनो। आज की विफलता को मत भूलना, इसे अपनी हड्डियों में बसा लो और दोबारा अपने अधीनस्थों और इस देश को खतरे में डालने वाली गलती मत करना। बैठक खत्म हो गई। हॉल से बाहर निकलते हुए कमांडरों के कदम भारी थे, लेकिन उनकी आंखों में पहले जैसी बात नहीं थी। गहरी सोच, आत्ममंथन और एक नई शुरुआत का शांत संकल्प था। कर्नल विक्रम राठौर हॉल से बाहर नहीं गए, बल्कि चुपचाप मीरा सिंह के पास आए। मैम, आज मैंने अपने 30 साल के सैन्य जीवन की सबसे कीमती हार का अनुभव किया है। धन्यवाद, उन्होंने सच्चे दिल से झुककर कहा। मीरा सिंह ने चुपचाप उनका कंधा थपथपाया। उस रात मीरा सिंह अकेले अपने दफ्तर में एक पुरानी तस्वीर निकालकर देख रही थीं। यह कैप्टन के दिनों की तस्वीर थी जिसमें उनके साथ एक आदमी मुस्कुरा रहा था। वह उनका पहला डिप्टी था और एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया था। उस समय कमांडर के कठोर निर्णय और अनुमानित ऑपरेशनल योजनाओं ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। वह इतनी शिद्दत से सप्तऋष्य डिवीजन को क्यों बदलना चाहती थीं? उसका कारण सिर्फ एक मजबूत यूनिट बनाना नहीं था। यह उनका अपना युद्ध था, ताकि दोबारा खुद जैसा दर्द, एक बेमतलब की मौत पैदा न हो। देख रहे हो सीनियर, अभी तो बस एक कदम बढ़ाया है। खिड़की के बाहर सप्तऋष्य डिवीजन की बत्तियां बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। यूनिट धीरे धीरे बदल रही थी। उसने एक दर्दनाक विकास शुरू कर दिया था, लेकिन मीरा सिंह जानती थीं कि आदत का असली और बड़ा प्रतिरोध यूनिट के भीतर से नहीं बल्कि बाहर से आएगा। उनके असाधारण सुधारों ने पहले ही सेना के शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर दिया था। तभी उनके सहायक का दरवाजे पर घबराहट भरा खटखटाना सुनाई दिया। मैम, आर्मी हेडक्वार्टर से एक संदेश आया है। इंस्पेक्टर जनरल कल डिवीजन की आपातकालीन युद्ध तैयारी का मौके पर निरीक्षण करने आ रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। सप्तऋष्य डिवीजन के बदलाव को परखने के लिए एक बहुत बड़ा और असली दुश्मन बिना बताए दरवाजा खटखटा रहा था। आर्मी हेडक्वार्टर के इंस्पेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी। उनका नाम सेना में चलता फिरता नियम संग्रह और जीवित गुजंग का पर्याय था। वह एक कट्टर सिद्धांतवादी थे और किसी भी अपवाद या शॉर्टकट को बर्दाश्त नहीं करने के लिए जाने जाते थे। उनका बिना बताए सप्तऋष्य डिवीजन में आना मीरा सिंह द्वारा शुरू की गई सुधार की हवा का सीधे सामना करने वाले एक तूफान के आने जैसा था। अगली सुबह
एक हेलीकॉप्टर के भारी प्रोपेलर की आवाज ने आसमान को चीर दिया। डिवीजन मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर मीरा सिंह सहित प्रमुख कमांडर एक सटीक पंक्ति में खड़े थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी ने अपनी तेजबाज जैसी नजरों से पूरे परेड ग्राउंड को देखा। उनकी नजर जहां भी पड़ती हवा जम सी जाती। आराम से रहो, उनका पहला शब्द नरम था, लेकिन उसमें एक बर्फीली ठंडक थी। उन्होंने मीरा सिंह के सैल्यूट का चुपचाप जवाब दिया और सीधे डिवीजन के कमांड कंट्रोल रूम की ओर बढ़ गए। कोई अनावश्यक औपचारिकता या स्वागत भाषण नहीं, वह एक योद्धा की तरह लड़ने आए थे। डिवीजन कमांडर, सप्तऋषि डिवीजन में इस समय सबसे बड़ा बदलाव क्या है, खुद समझाओ। लेफ्टिनेंट जनरल के सवाल का मीरा सिंह ने बिना रुके जवाब दिया। उन्होंने आदतवश सोच को तोड़ना, लचीली कमांड संरचना और वास्तविक युद्ध पर आधारित प्रशिक्षण जैसे अपने सुधारों के मूल बिंदुओं को तार्किक रूप से समझाया। कमांडर सांस रोककर उनकी ब्रीफिंग सुन रहे थे। ब्रीफिंग खत्म होने पर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ठंडी हंसी हंसे। अच्छा सुना, बहुत आदर्शवादी और आकर्षक लगता है, लेकिन ब्रिगेडियर, तुम्हारी यह लचीली सोच सेना की नियम पुस्तिका के किस पन्ने पर आधारित है? वही हुआ जिसका अनुमान था। मीरा सिंह ने शांति से जवाब दिया, जैसे उन्हें इसका अंदाजा था। नियम पुस्तिका में नहीं है सर, लेकिन युद्ध के मैदान में है। मेरे विचार में नियम पुस्तिका अतीत के युद्धों का एक इतिहास है, भविष्य के युद्धों की भविष्यवाणी करने वाली कोई किताब नहीं। अहंकारी बात। दशकों से अनगिनत वरिष्ठों के खून पसीने से बनी डॉक्ट्रिना सिर्फ एक इतिहास है। तुम्हारा यह खतरनाक विचार हमारी सेना की नींव को हिलाने वाला एक देशद्रोही कृत्य है। लेफ्टिनेंट जनरल की आवाज ऊंची हो गई। कमांड कंट्रोल रूम का तापमान अचानक गिर गया। जिस सेना की बुनियाद मजबूत नहीं होती, वह रेत के महल की तरह होती है। जब तुम आकर्षक रणनीतियों के खेल में डूबी हुई थीं, तब हमारे सैनिकों की सबसे बुनियादी युद्ध तैयारी कितनी ढीली हो गई होगी, यह बिना देखे ही स्पष्ट है। अभी तुरंत पूरी यूनिट के लिए इमरजेंसी अलार्म बजाओ। 5 मिनट के भीतर सभी सैनिक रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN सुरक्षा स्थिति में तैयार होकर अपने निर्धारित बंकरों में इकट्ठा होंगे। मैं खुद समय देखूंगा। सेमिन उड़कम पात्र सामने करी नंबर को। यह एक क्लासिक बुनियादी जांच थी। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को यकीन था कि मीरा सिंह की यूनिट नई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में CBRN ड्रिल जैसे सबसे बुनियादी और प्रक्रिया महत्वपूर्ण अभ्यासों में पूरी तरह से विफल होगी। प्रक्रिया, नियम, समय का पालन, यह एक ऐसा अभ्यास था जिसमें सब कुछ नियम पुस्तिका के अनुसार होना था। मीरा सिंह की ललचीलता के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है सर, मैं तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजाने का आदेश देती हूं। मीरा सिंह ने स्थिर आवाज में आदेश दिया। पूरे डिवीजन में एक तीखा सायरन गूंज उठा। अचानक हुई स्थिति से सैनिक घबराए, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए था। पिछले कुछ हफ्तों में वे किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने वाले अभ्यासों से प्रशिक्षित हो चुके थे। उनके शरीर ने स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया की। गैस मास्क पहनना, सुरक्षा सूट पहनना, यह सब पहले की तुलना में बहुत तेज था। लेकिन एक अजीब बात थी, सैनिक सीधे निर्धारित बंकरों की ओर नहीं भागे। वे अपनी अपनी टुकड़ियों में बंटकर पहले अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख उपकरणों और सामग्रियों को सुरक्षित करने लगे। संचार उपकरणों पर कवर चढ़ाया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वाटरप्रूफ बैग में रखा गया और मेडिकल रूम से दवाइयां हटाई गईं। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की भौहों पर गहरी सिलवटें पड़ गईं। यह क्या हो रहा है? सैनिक तुरंत बंकरों में क्यों नहीं जा रहे? इस तरह तो वे सारा समय बर्बाद कर देंगे। कर्नल विक्रम राठौर ने बगल से चुपचाप समझाया। सर, हमने CBRN स्थिति को सिर्फ सैनिकों के व्यक्तिगत अस्तित्व के अभ्यास के रूप में नहीं सिखाया है। अगर सैनिक बच भी जाएं और उपकरण और सामग्री दूषित हो जाएं, तो हम युद्ध जारी नहीं रख सकते, जो कि यूनिट के विनाश के बराबर है। इसीलिए हमने बचने के बाद जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रक्रिया में सुधार किया है, ताकि प्रत्येक सैनिक पहले अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र की संपत्ति को सुरक्षित करे और फिर इकट्ठा हो। बकवास, नियमों में न लिखी हुई हरकतें। अगर इस चक्कर में गोल्डन टाइम निकल गया तो क्या करोगे? लेफ्टिनेंट जनरल गुस्से से चिल्लाए, लेकिन उनके शब्द खत्म होने से पहले ही सभी सैनिकों ने संपत्ति सुरक्षित करने का काम पूरा कर लिया और अनुशासित तरीके से बंकरों में इकट्ठा हो गए। कमांड कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर अंतिम सभा का समय दिखाया गया, 4 मिनट 32 सेकंड।
नियम पुस्तिका में निर्धारित लक्ष्य समय 5 मिनट से 28 सेकंड पहले। और तो और सैनिकों ने सिर्फ बचाव के एक काम के बजाय संपत्ति सुरक्षित करने के बाद बचाव जैसे एक और जटिल काम को पूरा करते हुए भी समय कम कर दिया था। कमांड कंट्रोल रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी स्क्रीन पर छपे अंकों को अविश्वास से देख रहे थे। उन्होंने विफलता की उम्मीद की थी। उन्होंने प्रक्रिया की अवहेलना करने वाली यूनिट की अराजकता और समय से पीछे रहने की तस्वीर की उम्मीद की थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा था। मीरा सिंह की यूनिट ने नियम पुस्तिका की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन नियम पुस्तिका के लक्ष्य को कहीं ज्यादा कुशलतापूर्वक और पूरी तरह से हासिल कर लिया। यह कैसे संभव है? लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी अनजाने में बुदबुदाए। मीरा सिंह उनके बगल में खड़ी होकर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि हमने सैनिकों को क्यों सिखाया है सर, क्यों गैस मास्क पहनना है, क्यों बंकर में जाना है और बचने के बाद हमें क्या करना है, यह उन्हें खुद सोचने पर मजबूर किया। हमारे सैनिक अब आदेशों पर चलने वाली कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि स्थिति का आकलन करने और अपने मिशन को पूरा करने वाले योद्धा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने पहली बार अपनी दशकों की सैन्य सेवा को सहारा देने वाली नियम और प्रक्रिया की मजबूत दीवार में एक दरार महसूस की, लेकिन वह इस दरार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक संयोग था, किस्मत अच्छी थी। वह मुड़े और मीरा सिंह को तीखी नजरों से देखा। बुनियादी चीजें नहीं, अब असली चीज देखनी होगी। डिवीजन कमांडर, मुझे सबसे आगे की एलओसी पोस्ट पर ले चलो, उसी जगह पर जहां से तुमने यह सारा हंगामा शुरू किया था। लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उन्होंने अपनी दीवार को खतरा पहुंचाने वाली इस युवा कमांडर की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला कर लिया था। असली परीक्षा तो अब शुरू, वर कुछ बरकर याकर, वर कुछ कारी करने की बात कर होनी थी। एलओसी की ओर जाती हुई सैन्य गाड़ी के अंदर का माहौल बर्फीला था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी चुपचाप खिड़की से बाहर के दुर्गम पहाड़ों को देख रहे थे और मीरा सिंह ने भी कोई अनावश्यक बात नहीं की। दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध रेखा खिंच गई थी, जिससे एक तनावपूर्ण माहौल बन गया था। आखिरकार वे उसी चौकी पर पहुंचे जहां कुछ हफ्ते पहले मीरा सिंह ने सप्तऋषि डिवीजन के असली चेहरे का सामना किया था। स्थिति की जानकारी मिलने पर चौकी के इंचार्ज और सैनिकों ने पूरे अनुशासन के साथ उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी मन ही मन हैरान थे। सारकरती जलादे परसा थे। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में यूनिट का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। पहले की सुस्ती और ढीलापन कहीं नहीं था, बस एक तराशी हुई तलवार जैसी सतर्कता थी। मैं खुद पहरेदारी कर रहे सैनिकों की जांच करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने बिना बताए बाढ़ के साथ चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद धुंधली चांदनी में इंसास राइफल लिए 2 सैनिक बिना हिले डुले पहरा देते हुए दिखाई दिए। ये वही लांस नायक और नायक थे जो अब क्रमशः नायक और हवलदार बन चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक और कुछ अन्य लोग आम कपड़ों में झाड़ियों में से गड़खड़ाहट करते हुए बाढ़ की ओर बढ़ने लगे, घुसपैठियों का नाटक करते हुए। रुको, हिले तो गोली मार देंगे, हाथ ऊपर करो और तुरंत वापस जाओ। हवलदार राम सिंह की आवाज ने अंधेरे को चीर दिया। यह पहले वाली कांपती हुई बकरी जैसी आवाज नहीं थी। यह एक दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी, दुश्मन के दिल को भेद देने वाली चीख थी। कौन हो? पासवर्ड बताओ। नायक अर्जुन कुमार ने भी शांति से अपनी भूमिका निभाई। जब आने वाले लोगों ने हिचकिचाते हुए जवाब नहीं दिया, तो उसने तुरंत अपनी इंसास राइफल का सेफ्टी कैच फायर मोड पर कर दिया, जिससे एक खट की आवाज आई। वह आवाज अंधेरे में किसी भी धमकी से ज्यादा स्पष्ट थी। चेतावनी, चेतावनी, 3 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो गोली चला दूंगा। 3, 2, रुको, हम अपने ही लोग हैं। घबराए हुए सहायक ने चिल्लाया, लेकिन सैनिकों ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। पासवर्ड की पुष्टि होने तक सब दुश्मन है, तुरंत जमीन पर लेट जाओ। यह एक आदर्श प्रतिक्रिया थी। यह नियम पुस्तिका के अनुसार ही थी, लेकिन इसमें वास्तविक स्थिति की गहरी समझ और निर्णय क्षमता झलक रही थी। दूर से देख रहे लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह इस त्रुटिहीन प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे, लेकिन साथ ही कुछ नाखुश भी लग रहे थे। स्थिति समाप्त होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी दोनों सैनिकों के पास गए। बहुत अच्छा काम किया,
तुम्हारी प्रतिक्रिया शानदार थी, लेकिन एक बात पूछनी है। जी जनरल साहब, अगर वे लोग अंत तक चेतावनी नहीं मानते और बाढ़ पार करने की कोशिश करते तो क्या तुम सच में गोली चलाते? यह एक सैनिक के विश्वास को परखने वाला एक बहुत ही चालाक सवाल था। हवलदार राम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, चलाता सर, किसी की जान लेना आपकी सभी अंग सर। यब क्या तुम्हें हिचकिचाहट नहीं होती? हिचकिचाने में लगने वाले समय में ट्रिगर दबाना ही मुझे, मेरे साथियों को और जिन लोगों की मैं रक्षा कर रहा हूं उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। यह मुझे सिखाया गया है सर। मेरे 1 सेकंड के हिचकिचाहट की वजह से मैं सब कुछ नहीं खो सकता। हवलदार के जवाब पर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने सैनिक की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में डर या अहंकार नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति एक भारी जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प था। यह ऐसी नजर नहीं थी जिसे रट्टी रटाई शिक्षा से बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने अपना सिर घुमाकर मीरा सिंह को देखा। यह तुमने कैसे किया? सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक डरे हुए लड़के को एक योद्धा में बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने बस उन्हें खुद समझने का मौका दिया कि उनके हाथ में पकड़ी बंदूक का वजन कितना भारी है और उनके कंधों पर रखी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हमारी सेना अब करने को कहा गया, इसलिए किया वाली सेना नहीं है। मीरा सिंह के जवाब पर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने उपहास से होंठ सिकोड़े। खुद सोचने वाली सेना बहुत खतरनाक विचार है। सेना आदेश पर जीती है और आदेश पर मरती है। अगर हर कोई खुद फैसला करने लगेगा तो कमांड सिस्टम ढह जाएगा और संगठन बिखर जाएगा। तुम अभी एक सेना नहीं बना रही हो, बल्कि एक अनियंत्रित भीड़ तैयार कर रही हो। वह अब और एलओसी पर नहीं रुकना चाहते थे। वह इस जगह से निकलना चाहते थे जहां उनका विश्वास लगातार हिल रहा था। उन्हें सबसे पक्के तरीके से यह साबित करना था कि मीरा सिंह का तरीका गलत है। मुख्यालय वापस चलो, जाकर देखते हैं कि तुम्हारी यह खुद सोचने वाली सेना कितनी काबिल है। मुख्यालय लौटकर लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी ने तुरंत एक बम फोड़ा। अब से 1 घंटे बाद डिवीजन की तोपखाना, रेजिमेंट सहित सभी लड़ाकू संपत्तियों का उपयोग करके एक लाइव फायर अभ्यास किया जाएगा। लक्ष्य मैं तय करूंगा। मैं पैदल सेना, बख्तरबंद और तोपखाने की बीच ईचे क्षमता का खुद निरीक्षण करूंगा। आसपास के सभी स्टाफ अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। बिना किसी पूर्व सूचना के एक लाइव फायर अभ्यास, वह भी विभिन्न यूनिटों की बाजार क्षमता का मूल्यांकन करने वाला एक उच्च कठिनाई वाला अभ्यास। तैयारी का समय सिर्फ 1 घंटा। यह शारीरिक पूर्वकोड रूप से लगभग असंभव आदेश था। यह एक परीक्षा नहीं थी, यह एक स्पष्ट जाल था। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी यह साबित करना चाहते थे कि उनका विश्वास सही है। यह देखकर कि मीरा सिंह की यूनिट इस असंभव काम के सामने बुरी तरह से विफल हो जाती है। जनरल साहब, कम से कम सुरक्षा जांच और तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। 1 घंटा बहुत। कर्नल विक्रम राठौर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा सिंह ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सीधे लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी को देखते हुए उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है सर, 1 घंटे बाद मैं आपको साबित कर दूंगी कि सप्तऋषि डिवीजन सबसे मजबूत यूनिट क्यों है। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उनके पीछे खड़े सभी कमांडरों को यह एहसास हो गया था कि उनके सैन्य जीवन का सबसे बड़ा संकट आ चुका है। बारूद की गंध से भरे एक विशाल परीक्षा मंच पर एक पुराना विश्वास और एक नया विश्वास आमने सामने टकराने वाले थे। सप्तऋषि डिवीजन का अल्फा फायरिंग रेंज पल भर में एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र की तरह तनावपूर्ण हो गया। 1 घंटे के बेहद कम समय में सभी यूनिटों ने अनुशासित तरीके से हरकत की। यह वह क्षण था जब मीरा सिंह द्वारा बनाई गई नई कमांड संरचना की असली परीक्षा हो रही थी। जटिल कागजी रिपोर्टिंग और अनुमोदन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया। विभिन्न कमांडर पूर्व निर्धारित आपातकालीन प्रोटोकॉल के अनुसार स्वायत्त रूप से निर्णय ले रहे थे और कार्य कर रहे थे। सूचना वास्तविक समय में साझा की जा रही थी और निर्णय मौके पर ही तुरंत लिए जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी एक ऊंचे अवलोकन टावर से हाथ बांधकर यह सब ठंडे मन से देख रहे थे। उनकी आंखों में अभी भी संदेह और अविश्वास भरा हुआ था। उनके विचार में यह अराजक दृश्य जल्द ही भयानक गलतियों और विफलता में बदलने वाला था। अभ्यास शुरू होने में 5 मिनट। कंट्रोलर की आवाज स्पीकर से गूंजी,
मीरा सिंह हेडसेट पहने हुए कमांड सीट पर बैठी थीं। उनकी आंखें सामने के लक्ष्य क्षेत्र और विभिन्न यूनिटों की स्थिति दिखाने वाली बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। फायरिंग का लक्ष्य सामने 7 किलोमीटर दूर दुश्मन की मशीनीकृत टुकड़ी का जमावड़ा। निर्देशांक डेल्टा इको 754। समय सीमा 10 मिनट। पैदल सेना बख्तरबंद और तोपखाने की एकीकृत मारक क्षमता से लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करो। अभ्यास शुरू। 5 मूव में इंद्रन लस्ट्र। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने खुद माइक पकड़कर आदेश दिया। शुरुआत से ही यह एक अत्यंत कठिन कार्य था। 7 किलोमीटर दूर एक काल्पनिक लक्ष्य को 3 अलग अलग विशेषताओं वाली यूनिटों को मिलकर 10 मिनट में नष्ट करना था। सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा। अवलोकन रिपोर्ट 2। कमांड की बागडोर संभाले हुए कर्नल विक्रम राठौर की आवाज रेडियो पर गूंजी। सबसे अंदर तक घुसे हुए सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा की अवलोकन टीम से तुरंत रिपोर्ट आई। वर्तमान लक्ष्य क्षेत्र दुश्मन के 12 टैंक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां घने रूप में। मौसम साफ, फायरिंग संभव। बहुत बढ़िया। तोपखाना पहली प्रभावी गोलीबारी की तैयारी करो। कर्नल राठौर के आदेश पर के 9 वज्र तोपों ने एक साथ अपनी नालियां घुमाई, लेकिन तभी लेफ्टिनेंट जनरल के सहायक ने कंट्रोल रूम में एक नई स्थिति डाल दी। स्थिति उत्पन्न। हमारी तोपखाना पोजीशन के सामने दुश्मन की विशेष टुकड़ी दिखाई दी। हमारी तोपखाना पोजीशन खतरे में। यह लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी द्वारा बनाया गया सबसे बुरा परिदृश्य था। तोपखाने को दुश्मन की मशीनीकृत टुकड़ी पर हमला करने के लिए स्थिर रहना पड़ता, लेकिन साथ ही उन्हें खुद को खतरा पहुंचाने वाली दुश्मन की विशेष टुकड़ी से भी अपनी रक्षा करनी थी। नियम पुस्तिका के अनुसार तोपखाने को तुरंत फायरिंग रोककर अपनी पोजीशन की रक्षा करनी चाहिए थी या किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए था। दोनों ही सूरतों में 10 मिनट में लक्ष्य को भेदना असंभव हो जाता। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब क्या करोगी मीरा सिंह? ठीक उसी पल रेडियो पर मीरा सिंह की नहीं बल्कि कर्नल विक्रम राठौर की आवाज आई। 3री बटालियन कमांडर। जी सर, यह काम मैं तुम पर छोड़ता हूं। तोपखाना पोजीशन को खतरा पहुंचाने वाली दुश्मन की विशेष टुकड़ी को तुरंत नष्ट करो और यह सुनिश्चित करो कि तोपखाना बिना किसी चिंता के फायर कर सके। कर सकते हो? 1 करोड़ करता हो। करी महिमंदा 1 करोड़ करता हो। चिंता न करें सर, यह हम पर छोड़ दीजिए। पास में ही मौजूद पैदल सेना की 3री बटालियन ने तुरंत हरकत की और तोपखाना पोजीशन के सामने एक रक्षा पंक्ति बना ली। साथ ही रिजर्व में रखे गए एक टैंकों ने गरजते हुए तोपखाना पोजीशन के किनारों पर हमला कर दिया। पैदल सेना और बख्तरबंद ने खुद फैसला करके तोपखाने के लिए एक जीवित ढाल बना दी थी। तोपखाना फायरिंग की तैयारी जारी रखो। दूसरों की चिंता मत करो, तुम बस अपने सामने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यह मीरा सिंह द्वारा बनाई गई सेना थी। यह एक केंद्रीकृत सेना नहीं थी जहां सब कुछ एक कमांडर के दिमाग से निकलता हो। यह एक जीव की तरह की सेना थी जहां हर यूनिट एक दूसरे की ढाल और तलवार बनती थी। यह एक ऐसी सेना थी जो वरिष्ठ के आदेश का इंतजार नहीं करती, बल्कि युद्ध के मैदान की स्थिति को खुद समझकर अपने साथियों के लिए खुशी खुशी खुद को बलिदान कर देती थी। फायर। आखिरकार कर्नल राठौर का आदेश आया। धड़ाम। जमीन को हिला देने वाली गरज के साथ दर्जनों 155 मिमी के गोले आसमान में उड़ गए। गोलों ने सटीक रूप से लक्ष्य स्थल पर आग के विशाल स्तंभ बना दिए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सेकंड लेफ्टिनेंट शर्मा, गोलों के गिरने की जगह को सुधारो। लक्ष्य के केंद्र से 50 मीटर दाएं, 100 मीटर नीचे। प्रभाव बहुत अच्छा। अतिरिक्त फायरिंग का अनुरोध। सेकंड लेफ्टिनेंट रोहन शर्मा के सटीक मार्गदर्शन के अनुसार दूसरी ओर 3री बार की बमबारी हुई। उसी समय सामने तैनात एक टैंकों ने भयंकर गति से आगे बढ़ते हुए दुश्मन की मशीनीकृत टुकड़ी के पुराने लक्ष्यों पर सीधे निशाना साधा। यह एक आदर्श समन्वित ऑपरेशन था जिसमें तोपखाना बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा था और बख्तरबंद बचे हुए दुश्मनों का शिकार कर रहे थे। अवलोकन टॉवर से यह सब देख रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया था। अराजकता, गलतियां, विफलता। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय
उनकी आंखों के सामने एक अच्छी तरह से रचित सिम्फनी की तरह विभिन्न यूनिटें एक आदर्श सामंजस्य में लक्ष्य को नष्ट कर रही थीं। आखिरकार आखिरी गोला लक्ष्य पर गिरा और अभ्यास की समाप्ति का बजर बज उठा। अंतिम परिणाम स्क्रीन पर आया। लगा समय 9 मिनट 17 सेकंड। लक्ष्य भेदने की दर 98.7%। एक आदर्श सफलता, वह भी उन परिस्थितियों में जिन्हें असंभव माना जा रहा था। अवलोकन टावर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी ने तोड़ा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक वाली टोपी उतारी। उनका जीवन भर का विश्वास और स्वाभिमान उस निर्दयी तोपखाने की आग में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह गलत थे और जिस युवा महिला कमांडर को वह इतना तिरस्कार करते थे वह सही थी। वह धीरे धीरे मीरा सिंह के पास गए और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ब्रिगेडियर, तुमने जो यह बनाया है, यह एक सेना है या सिर्फ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित भेड़ियों का झुंड असली दुश्मन के सामने? क्या तुम इस झुंड को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाओगी? लेफ्टिनेंट जनरल हरिशंकर बख्शी ने और कुछ नहीं कहा और मुड़ गए। उनके दिमाग में यह उलझन थी कि वह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में क्या लिखेंगे। सप्तऋष्य डिवीजन सेना की नियम पुस्तिका का पालन नहीं करती, लेकिन वे किसी भी अन्य यूनिट से ज्यादा मजबूत हैं। क्या वह यह विरोधाभासी वाक्य लिख पाएंगे? उनके जाने के बाद अवलोकन टावर में अकेली रह गईं मीरा सिंह ने धूल उड़ते हुए प्रशिक्षण क्षेत्र को चुपचाप देखा। वह जीत गई थीं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल का आखिरी सवाल उनके कानों में भारीपन से गूंज रहा था। क्या तुम नियंत्रित कर पाओगी? आत्मनियंत्रित कर पाओगी? आत्म में आखिरी सवाल को आजाद। उनका सुधार अभी बस शुरू ही हुआ था और उन्होंने जिस विशाल शक्ति को जगाया था, क्या वह उसे सही दिशा में ले जा पाएंगी? यह सिर्फ उन पर ही निर्भर था। असली युद्ध शायद बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से था। दूर सीमा पार के पहाड़ उस दिन अजीब तरह से साफ दिख रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के जाने के बाद फायरिंग रेंज में सन्नाटा पसरा रहा। बारूद की गंध धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उनका आखिरी सवाल मीरा सिंह के दिमाग में एक गहरे निशान की तरह छप गया था। क्या तुम इस भेड़ियों के झुंड को नियंत्रित कर पाओगी? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उस शक्ति के सार के बारे में एक मौलिक प्रश्न था जिसे उन्होंने जगाया था और उस शक्ति का नेतृत्व करने वाले कमांडर की असीम जिम्मेदारी के बारे में था। कुछ दिन बीत गए। सप्तऋष्य डिवीजन बाहर से शांत हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव की एक अदृश्य लहर और भी तेज हो गई थी। सैनिक अब निष्क्रिय रूप से आदेशों का इंतजार नहीं करते थे। वे प्रशिक्षण के समय के अलावा भी समूहों में बैठकर रणनीति पर चर्चा करते थे और अधिकारी रैंक की परवाह किए बिना बेहतर तरीकों की तलाश में तीखी बहस करते थे। यूनिट एक जीवित प्राणी की तरह खुद सोचने और विकसित होने लगी थी। यह वही तस्वीर थी जिसका मीरा सिंह ने सपना देखा था, लेकिन वह चिंतित थीं। क्या वह इस विशाल ऊर्जा को सही दिशा में ले जा पाएंगी? क्या वे अपनी ताकत के नशे में अहंकारी तो नहीं हो जाएंगे? वह हर रात अपने दफ्तर में शहीद हुए साथी की पुरानी तस्वीर को देखते हुए खुद से यह सवाल पूछती थीं। फिर एक सुबह आर्मी हेडक्वार्टर से एक संदेश आया। यह लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी की निरीक्षण रिपोर्ट पर शीर्ष नेतृत्व का अंतिम निर्णय था। कर्नल विक्रम राठौर सहित सभी स्टाफ अधिकारी तनावपूर्ण चेहरों के साथ उनके दफ्तर में जमा हो गए। यह उनके भाग्य का फैसला करने का आर्मी हेडक्वार्टर, यह उनके भाग्य का फैसला करने का समय था। मीरा सिंह ने शांति से संदेश पढ़ा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने मुंह खोला। आर्मी हेडक्वार्टर ने हमारी 7वीं डिवीजन को भविष्य की युद्ध डॉक्ट्रिना अनुसंधान के लिए एक प्रायोगिक यूनिट के रूप में नामित किया है। हमें मौजूदा नियम पुस्तिकाओं से बंधे बिना स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण और यूनिट संचालन का अधिकार दिया गया है और हमें इसके परिणामों और प्रक्रिया की लगातार रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। दफ्तर में मौजूद हर कोई सांस रोककर सुन रहा था। यह न तो कोई फटकार थी, न ही कोई सजा, और न ही यह पूरा विश्वास था। यह एक परीक्षा थी। यह शीर्ष नेतृत्व का निष्कर्ष था। उन्होंने पुरानी दीवार को तोड़ा नहीं था, लेकिन दीवार के पार एक नया रास्ता बनाने की अनुमति दे दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने अपने विश्वास को तोड़ने के बजाय मीरा सिंह की चुनौती को पूरी सेना के लिए
एक विशाल प्रयोग में बदल दिया था। कर्नल विक्रम राठौर ने भावुक होकर कहा, मैम, मुझे लगता है कि हमने कर दिखाया। मीरा सिंह ने सिर हिलाया। नहीं कर्नल, असली शुरुआत तो अब हुई है। वह अपनी जगह से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अंधेरा छंट रहा था और सुबह की पहली किरणें परेड ग्राउंड पर पड़ रही थीं। सभी कमांडरों और हर यूनिट के प्रतिनिधि सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करो, मुझे उनसे सीधे कुछ कहना है। 1 घंटे बाद सप्तऋषि डिवीजन का नेतृत्व करने वाले सभी प्रमुख लोग परेड ग्राउंड पर कतार में खड़े थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और चिंता मिली जुली थी। मीरा सिंह मंच पर चढ़ी। कोई माइक्रोफोन नहीं था। वह अपनी आवाज से वहां मौजूद हर किसी के दिल से सीधे बात करना चाहती थीं। सैनिकों, हमने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ अनुभव किया है। हमने शर्म और गुस्से से शुरुआत की, शारीरिक सीमाओं और हार के दर्द का स्वाद चखा, और अंत में हमने खुद को सही साबित किया। उन्होंने एक पल रुककर परेड ग्राउंड को देखा। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था, यह जो हमने बनाया है, यह एक सेना है या सिर्फ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित भेड़ियों का झुंड? सैनिकों के बीच एक धीमी कानाफूसी हुई। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहती हूं। हाँ, हम एक भेड़ियों का झुंड हैं। मीरा सिंह की आवाज में ताकत थी। हम अकेले नहीं लड़ते। हम एक उग्र भेड़ियों का झुंड हैं जो अपने साथियों की पीठ पर भरोसा करते हैं और उनके लिए खुशी खुशी खुद को कुर्बान कर देते हैं। हम एक बुद्धिमान भेड़ियों का झुंड हैं जो दुश्मन की सांस सुनते हैं, हवा की गंध सूंघते हैं और सबसे कमजोर जगह पर लगातार हमला करते हैं। हम भूखे हैं, हम खूंखार हैं और हम डरना नहीं जानते। उनकी बातों से सैनिकों की आंखें गर्मजोशी से जलने लगीं। लेकिन तभी मीरा सिंह की आवाज ने पूरे परेड ग्राउंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करने वाले जानवर नहीं हैं। हम इस जमीन, अपने प्रियजनों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने वाले रक्षक हैं। हम दुश्मन के लिए खौफ का प्रतीक हैं, लेकिन अपने देशवासियों के लिए सबसे मजबूत ढाल और दीवार हैं। यही कारण है कि हम दूसरे जानवरों से अलग हैं और यही कारण है कि हमें सैनिक कहा जाता है। उन्होंने अपने सीने से सप्तऋषि डिवीजन का प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे ऊंचा उठाया। 7 सितारे सुबह की धूप में चमक रहे थे। अपने माथे पर लगे इन 7 सितारों को याद रखो। ये सितारे रास्ता भटके हुओं के लिए मार्गदर्शक हैं और अंधेरे की रक्षा करने वाले पहरेदार की आंखें हैं। हम अब सिर्फ आदेशों पर चलने वाली मशीनें नहीं हैं। हम जीवित सितारे हैं जो खुद सोचते हैं, खुद फैसला करते हैं और यह सोचते हैं कि सही रास्ता क्या है। और जब ये सितारे एक साथ मिलेंगे तो हम वह सबसे चमकीला सप्तर्षि तारा मंडल बनेंगे जो घने अंधेरे में भी रास्ता नहीं भटकता। उन्होंने प्रतीक चिन्ह को वापस अपने सीने पर लगा लिया। आज से सप्तऋषि डिवीजन का नारा यह होगा, जब मैं कहूंगी सोचकर तो तुम सब कहोगे समझकर, और फिर हम सब मिलकर कहेंगे जीतेंगे। यह हमारा नया सैन्य गीत है और यही हमारा आगे का रास्ता है, समझे? जी मैम, एक गड़गड़ाहट जैसी चीख उठी। मीरा सिंह ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सोचकर, समझकर, जीतेंगे। यह गर्जना कश्मीर के सुबह के आसमान में भर गई और ऐसा लगा जैसे यह नियंत्रण रेखा के पार दुश्मन के पहाड़ों तक गूंज रही थी। यह एक पुराने युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत की घोषणा थी। उस रात मीरा सिंह एक बार फिर एलओसी की बाढ़ पर गईं। इस बार आम कपड़ों में नहीं, बल्कि एक सितारे वाली लड़ाकू वर्दी में। उन्होंने रात की पहरेदारी कर रहे एक युवा सैनिक से बात की। यह एक जाना पहचाना चेहरा था, हवलदार राम सिंह। बहुत मेहनत कर रहे हो हवलदार। जय हिंद मैम। हवलदार राम सिंह चौंक गया, लेकिन पहले की तरह डरा नहीं। उसके सैल्यूट में अनुशासन के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। डर नहीं लगता? इस घने अंधेरे में अकेले खड़े होकर मीरा सिंह ने नरमी से पूछा। हवलदार राम सिंह ने एक पल के लिए बाढ़ के पार अंधेरे को देखा, फिर अपना सिर घुमाकर मीरा सिंह को देखते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। डर नहीं लगता मैम। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे बगल में मेरा साथी है और मेरी पीठ के पीछे वे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और सोचने की जो ताकत आपने हमें सिखाई है, वह हमें अंधेरे में भी रास्ता देखने में मदद करती है। मीरा सिंह चुपचाप मुस्कुराईं। उन्होंने अंत में वही सवाल पूछा जिससे यह सारी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार उसका मतलब पूरी तरह से अलग था। अभी तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? हवलदार राम सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के
अपने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, मैं इस बाढ़ के पार की शांति और इस बाढ़ के अंदर चैन की नींद सो रहे अपने परिवार और देशवासियों की रक्षा कर रहा हूं मैम। और मैं सोचकर समझकर जीतने वाले एक गर्वित सप्तजस्य डिवीजन के सैनिक के सम्मान की रक्षा कर रहा हूं। मीरा सिंह ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने हवलदार के कंधे को थपथपाया और चुपचाप बाढ़ के साथ चलने लगी। दूर पूर्व का आकाश धीरे धीरे रोशन हो रहा था। भारत के सबसे उत्तरी छोर की रक्षा करने वाली स्टील की यूनिट सप्तऋष्य डिवीजन की लंबी और अंधेरी रात बीत रही थी और एक शानदार सुबह हो रही थी। और उस सुबह के केंद्र में वह खड़ी थी,